भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध राज्य का शासक कौन था? दाहिर था। कौन? दाहिर। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीत लिए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध एवं मुल्तान क्षेत्र जीत लिए थे। सिंध एवं मुल्तान क्षेत्रों को जीत लिया था। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? भारत पर पहला तुर्की आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शुबुद्दीन ने किया था। गजनी के शासक किसने किया था? शुबुद्दीन ने किया था। नेक्स्ट है कि महमूद गजनबी किसका पुत्र था? महमूद गजनबी यह शुबुद्दीन का पुत्र था। किसका? शुबुद्दीन का पुत्र था। महमूद गजनबी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? महमूद गजनबी गजनी का शासक कब बना था? तो 998 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया है। 1001 ईस्वी में गजनबी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? तो जयपाल ने किया था। किसने? जयपाल ने किया था। अगला प्रश्न है कि गजनबी ने मुल्तान पर हमला कब बोला था? गजनबी ने मुल्तान पर हमला 1006 ईस्वी में बोला था। 1006 ईस्वी में बोला था। जब गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? जब गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था उस समय जो मुल्तान का शासक था उसका नाम था अब्दुल फतेह दाऊ। अब्दुल फतेह दाऊ था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी जब 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय पेशावर का शासक था आनंद पाल। आनंद पाल। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर किसने? महमूद गजनबी ने ही आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? महमूद गजनबी ने जो अंतिम हमला किया था यह किसके लिए किया था? तो यह जाटों के विरोध को दबाने के लिए किया था। जाटों के विरोध को दबाने के लिए। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी के लिए। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ पर हमला किया था? मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? तो मुल्तान क्षेत्र पर सबसे पहले हमला किया था। अगला प्रश्न है कि मुल्तान पर आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी को किस शासक के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था? तो वह गुजरात के शासक मूल राज थे। गुजरात के शासक मूल राज। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान ले गया था। अफगानिस्तान ले गया था। चंदाबर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? चंदाबर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र को हराया था। किसको? जयचंद्र को हराया था। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उनके आसपास के इलाकों को सौंपा था? मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके जो आसपास के इलाके थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का शासक प्रमुख बना गया था। अगला प्रश्न है कि किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? किसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने यह नष्ट कर दिया था जो कि मोहम्मद गौरी का ही एक सेनापति था। अगला प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया था? बख्तियार खिलजी यह 1206 ईस्वी में खोरखो के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था।
महमूद गजनबी किस वंश से संबंधित था? महमूद गजनबी यह किस वंश से संबंधित था? तो यह यामिनी वंश से संबंधित था, यामिनी वंश से। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो कन्नौज के गहरबार शासक जयचंद्र को हराया था। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो वह पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला विदेशी था वह था साइरस। कौन था? साइरस। मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने? खोखर ने की थी, खोखर ने की थी। 1739 में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो उस समय कौन मुगल शासक? मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी थी? मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी थी? तो सन 1760 में छोड़ी थी, सन 1760 में। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? गुलाम वंश को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो एलबरी, ममलुक तथा दास वंश। एम्बरी, ममलुक और दास वंश यह सभी गुलाम वंश के नाम हैं। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था? तो वह मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया था? किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपना अधीन कर लिया था? तो कैमूर रूमी की मदद से। किसकी? कैमाज रूमी सेनापति की मदद से। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का सूबेदार अली मर्दन खान को नियुक्त किया था, अली मर्दन खान के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से उसके लिए लाख बख्श कहा जाता था, लाख बख्श। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार का यह निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है टोटल 234 फुट की। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? दिल्ली में कुब्बत उल इमाल मस्जिद और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अगला प्रश्न है कि ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का शासक आराम शाह को बनाया गया था, आराम शाह को बनाया गया था। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था? इल्तुतमिश को किसने? दिल्ली के अमीरों ने शासक बनाया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या थी? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश ये बदायूं का सूबेदार व तुर्क था, बदायूं का सूबेदार व एक तुर्क था। अगला प्रश्न है कि तुर्कान ए चहलगारी क्या है? तुर्कान ए चहलगारी यह 40 तुर्क सरदारों का एक दल है और इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो हुसामुद्दीन को किया था, हुसामुद्दीन को बंगाल का गवर्नर बनाया था। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूट लिया था? किसने उज्जैन पर आक्रमण करके महाकाल मंदिर लूट लिया था? तो यह इल्तुतमिश ने लूटा था। कब लूटा था? 1234 में। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को लागू किया था। इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? तो जीतल एवं टका नामक सिक्के किसने? इल्तुतमिश ने चलाए थे।
अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। भारत में जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, यह इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। सन 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। सन 1889 में अहमदिया आंदोलन यह मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। किसने? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। मलिक गफूर को हजार दिनार कहा गया है क्योंकि मलिक गफूर को हजार दिनार क्यों कहा गया है? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है यह सन 1192 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सन 1192 ईस्वी में। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनबी का जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम था उतबी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यह दिल्ली की गद्दी पर सन 1290 में बैठा था। सन 1290 में बैठा था। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन जो खिलजी था वह बुलंदशहर का एक इक़्तिदार था। बुलंदशहर का इक़्तिदार। नबी मुसलमान किसे कहा जाता है। नबी मुसलमान यह दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को कहा जा गया था। किसको? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों के लिए। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के शासक में अलाउद्दीन क्या था। जलालुद्दीन के शासक में अलाउद्दीन जो खिलजी था वह कना मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो वह किसने? यानी अलाउद्दीन जो खिलजी था इसने किस पर? देवगिरी पर आक्रमण 1296 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी। सिकंदर ए सानी की उपाधि यह अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था। अलाउद्दीन के समय दिल्ली में किसने विद्रोह किया था। तो हजारियों ने विद्रोह किया था। किसने? हाजियों ने विद्रोह कर दिया था। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभाव बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी। तो दीन ए मुक्त राज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था। तो उसका नाम था मलिक गफूर। मलिक कफूर। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे। अलाउद्दीन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कारक का श्रेय किसे जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का जो श्रेय है यह अमीर खुसरो को ही जाता है। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता की पुस्तक रहला में किस शासक की घटना का वर्णन किया गया है। तो इब्न बतूता की जो पुस्तक है जिसका नाम है रहला, इस पुस्तक में मोहम्मद तुगलक का वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो शासक बना था वह था कुतुबुद्दीन मुबारक। ठीक है, कौन बना था? कुतुबुद्दीन मुबारक बना था और इसे खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐब मुबारक। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक बना था और इसने कौन सी खलीफा की उपाधि धारण या ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है कि भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी। भू राजस्व की दर सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक थी। गयासुद्दीन तुगलक
गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया था? किस शासक ने कृषि उत्पादन एवं वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले ध्यान दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो यह तुगलकाबाद की स्थापना की थी। किसकी? तुगलकाबाद की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे, तो वह थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया से। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान के नाम से भी जाना जाता है, जूना खान के नाम से। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ कर दिया था? दिल्ली के सुल्तान में से ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ कर दिया था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे? मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 वर्ष गुजारे थे? तो वर्णी ने किसने गुजारे थे? किसने? वर्णी ने। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीन-ए-कोही विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोंग नतीमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो वह भेजा था किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता को भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना था? मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने? ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने माना था। ब्रिटिश का इतिहासकार था जिसका नाम था एल्फिंस्टन। अगला प्रश्न है कि किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? यह किसने? बदायूं ने कहा था। बदायूं ने कहा था। अगला प्रश्न है कि किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो यह तौगर तिमूर ने भेजा था। तौगर तिमूर ने भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना था? तो यह ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने माना था। किसने लिखा था कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो यह बदायूनी ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में सुल्तान बिन मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो वह भेजा था तौगन तिमूर ने भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है यह थपड़ा में हुई थी। कहाँ पर? ठट्टा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो दिल्ली का शासक बना था वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? फिरोज शाह तुगलक यह गयासुद्दीन के छोटे भाई रवस्त के बेटे का था। किसका? गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। अगला प्रश्न है कि हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुसलमान शासक कौन था? हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुसलमान शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृति कौन से कर लगाया था? तो कौन सा कर लगाया था उसने? वह खराज, खम्स, जजिया और ज़कात कर लगाया था। अगला प्रश्न है कि गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान-ए-खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की थी। दीवान-ए-खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की थी। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई थी? सिंचाई की सुविधा के लिए
फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह ने कितनी झीलों का निर्माण करवाया था? तो इसने 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए थे? तो इसने अदूता, बिख और शंखगानी नामक सिक्के चलाए थे। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बना दिया था? तो वह फिरोज शाह तुगलक ने बना दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह ने कहा फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवा कर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था? तो यह मेरठ तथा टोपरा से मंगवाया था। कहाँ से? मेरठ तथा टोपरा से मंगवाए थे। अगला प्रश्न है कि फतवा ए जहांदारी और तारीकी फिरोज शाही की रचना किसने की है? तो इसकी रचना बरनी ने की है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो आत्मकथा है यह फतुहाल ए फिरोज शाही के नाम से लिखी है। फतुहाल ए फिरोज शाही के नाम से लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।